ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ज़मीर मुक गई, मर जावें उत्थे कोई जिउण दा नहीं फायदा। मेरी अपनी ही भाषा इतनी खूबसूरत है और मुझे पता भी नहीं है कि हम एक दो लाइन राइम करके बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है मैं ही गालिब हूँ, मतलब कैट और हैट राइम करके मैं ही गालिब हूँ। कैट और है ना, वहाँ इतना कैजुअल है चमकीला, है ना पंजाब में, कि मतलब वो बंदा जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करके गया है ना आज के यूथ के सामने, वो देखने वाली चीज है। हाँ, मैंने गाने लिखे, मैंने गाने गाए और अब मुझे मार दिया गया। अब आप सोचो आप कैसी दुनिया में रहते हो, कभी पर्वत में, कभी नहरों में, कभी कस्बों कूचों शहरों में, कभी रंगों में, कभी चेहरों में, कभी तरह तरह के जहरों में, बस ढूंढ रहा संतोष हूँ मैं, ये कैसा खाना बदोश हूँ मैं। वेलकम बैक टू एन आर्टिस्ट टॉक। और आई नो आज मैं बहुत टाइम बाद एक थर्ड नई वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि जिनको मैं बुलाना चाह रही थी वो दिल्ली में थे नहीं, तो खास अभी हमने उनको बॉम्बे से बुलवाया है इस एपिसोड को शूट करने के लिए, जिनका नाम है विक्रम बमरा, जिनकी एक बहुत फेमस कविता है खाना बदोश। आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, वो अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है तो शायद उनको जानकर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पंजाबी लिटरेचर के बारे में हमने आज बात की है और बेसिकली पंजाबी पोइट्री वो ज़्यादा करते हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और कविताएं कहाँ से आई बेसिकली। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हाय स्वस्तिका, बहुत बढ़िया। फाइनली आप भी आ गए हमारे शो में। फाइनली हम आ गए आपके शो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बॉम्बे से आप आए हैं दिल्ली? हाँ जी, ये शूट के लिए मतलब है, चलो चल रहा है थोड़ा बहुत, अभी हमने शुरू किया है। और बेसिकली हम अपने शो में ना थोड़ा ऐसी आपके जैसे ही मतलब हमने शुरू किया कि मेरा जो मोटिव था इस शो का शुरू करने का, कि मैं आप जैसे आर्टिस्ट को बुला सकूं और थोड़ा सीख सकूं, तो मुझे बहाना चाहिए था। तो ये एक बहाना है बस, है ना। मेन तो ये था कि हमें बातें करनी है। तो बेसिकली हम शो पे अपना रिकमेंडेशंस करते हैं बुक्स का, लिटरेचर का, बट मुझे पता है जैसे कि आपका बैकग्राउंड पंजाबी लिटरेचर का, तो आज हम लोग शायद उसी पर ज्यादा बात करेंगे। आप बताइए, पंजाब से दिल्ली आना, दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट होना, अभी कैसा चल रहा है? अभी बस बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि घर से निकलना, दूर जाके रहना अपने कल्चर से ना, एक बड़ा ज़रूरी एक्सपीरियंस है। और हमारी जनरेशन के लिए तो मुझे वैसे भी मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि सबको करना चाहिए। अगर उनको वापस आके घर भी रहना है तो उनको एटलीस्ट अपने जीवन के 2-3-4 साल घर से दूर रह के देखना चाहिए। एक पंजाबी मतलब पोएट है सुरजीत पातर साहब, उनका हाल ही में देहांत हुआ। उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि मैं 2 कदम चलता हूँ और परदेस आ जाता है, हमारे लगाए हुए पेड़ों की परछाइयाँ कितनी छोटी हैं। तो वही है कि घर से दूर जाते हैं हम कल्चर शॉक्स देखते हैं, सीखते हैं चीज़ें, तो वही सब चल रहा है। अच्छा, आप कुछ साल दिल्ली में रहे हो, अब आप बॉम्बे भी रह रहे हो, तो बॉम्बे ज्यादा अच्छा है ऐसा? ये बॉम्बे जाना ही पड़ता है हर आर्टिस्ट को। ये एक जैसे जाकिर खान ने बोला है ना कि बॉम्बे ना एक मौत की तरह है, हर आर्टिस्ट को आनी है, तो वैसा आपको भी लगता है? आप मानते हो? मुझे पर्सनली लगता है कि देखो, दिल्ली और मुंबई, यहाँ और भी कोई भी शहर हो गया, मैंने जैसे 5-7 शहरों में रह के देखा है, तो मुझे लगता है हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स कुछ होते हैं और एक अपना पर्सनल रिश्ता भी होता है हर किसी का शहर के साथ, है ना। मुझे पर्सनली दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ का खाना अच्छा लगता है, यहाँ के मौसम अच्छे लगते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें, मौसम अच्छा लगता है दिल्ली का? मौसम अच्छे लगते हैं, यहाँ पे मौसम बदलते हैं, यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा मौसम का। आप ठंड देख सकते हो, आप बहार देख सकते हो, आप पतझड़ देख सकते हो, एक्सट्रीम है हर जगह लेकिन यहाँ पे। हाँ, तो लेकिन आप महसूस कर सकते हो, है ना। मुंबई जाके मुझे लगता है वो चीज़ें कम हो जाती हैं, थोड़ा खाने का मोह त्यागना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छा खाना नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे एक्वायर टेस्ट होगा कि अच्छा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी वहाँ के खाने की। और वहाँ का खाना वहाँ के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है ना। लेकिन वहाँ फिर आप मौसम मिस करोगे, वहाँ पे या गर्मी है या बारिश है, यहाँ पे एक्सट्रीम वाली सर्दी नहीं होती जैसे हम पंजाब या दिल्ली में कोहरा वगैरह कैसी ठंडी होती है वाले दिन हम जीते हैं। तो वही है। वैसे तो हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन मुझे पर्सनली मुंबई थोड़ा मुंबई की बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? मुंबई के लोग अच्छे लगते हैं, मुंबई की सोशल लाइफ अच्छी लगती है, मुंबई के लोग अच्छे। ऐसा होता है कि यहाँ पे आर्ट ग्रो करता है ऐसा, इसलिए मतलब आपका भी मानना है कि? हाँ, मतलब वहाँ ना थोड़ा माहौल ऐसा है कि वहाँ होती है मैनिफेस्ट चीजें एक से
जुड़कर दूसरी, दूसरी से तीसरी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में नहीं होती, लेकिन जिस बंदे ने रह के देखा है ना उसको वो फर्क दिखता है थोड़ा सा कि मतलब अब ये है ना, एक शहर वो पूरा शहर में आपको ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आर्टिस्ट लोग ही हैं। एक पूरी कॉलोनी है जहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट, मतलब कैमरा वाले लोग हैं, मॉडल्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, ये है वो है, और पूरा उनका एक मतलब नगर बसा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप रह के देखोगे तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ें कि रैंडमली रास्ते में कोई म्यूजिशियन मिल जा रहा है, कोई कुछ है, तो वो माहौल में आप रह के जब देखते हो 2-4 महीने तो आपको फर्क तो महसूस होता है थोड़ा। अब कितने साल हो गए पंजाब से निकले हुए? मैं खुद अमृतसर से हूँ, मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में था, तो 4-5 साल मैं चंडीगढ़ में था कॉलेज टाइम। उसके बाद फिर मुंबई चले गए थे। मुंबई में 2015 में गया था। तो आज लगा लीजिए 9 साल के आसपास हो गए हैं। और अभी भी वैसे ही है चेंजेस, मतलब जैसे पहले था बॉम्बे, बदला है बहुत ज्यादा 9 सालों में? बॉम्बे बदला है यार, बॉम्बे लॉकडाउन के बाद बहुत बदला है। मतलब बहुत सारी चीजें, एक तो शायद हम भी थोड़े बड़े हो गए उस हिसाब लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद वाले चेंजेस तो हैं ही। मतलब जैसे बहुत बेसिक चेंजेस आपको मुंबई में किसी से भी आप पूछ लोगे लॉकडाउन के बाद क्या बदला है, तो सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि अब मरीन ड्राइव पे रात भर बैठने नहीं देते। पहले उठा देते रात भर बैठते थे, सुबह का मतलब सनसेट सनराइज देखकर ही वहां से जाते थे। हाँ वहाँ, और रात को बढ़िया माहौल बनता था वहाँ पे, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वहाँ वो सीन नहीं, अब वहाँ उठा देते हैं आके। तो वो सारी चीजें बदली हैं मुंबई में, लेकिन फिर भी है मुंबई। और कविताएं मतलब कैसे आई, एंट्री कैसे हुई इसकी, मतलब शुरुआत कैसे हुई? कविताओं की एंट्री कैसे हुई? कविताओं की एंट्री, खैर मैं अभी रियर व्यू मिरर में देखता हूँ अगर जीवन के, तो अब तो मैं यही देख पाता हूँ कि कविताएं तो होनी ही थी। ये तो जीवन का हिस्सा था ही, है ना। ये तो जैसे आप फूल को पूछते हो, आप एक पौधे को पूछते हो कि मतलब फूल कहाँ से आया, वो तो आना ही था। लेकिन जब नहीं हुआ था ये, जब मैं स्कूल टाइम में था, मतलब 14-15 साल की उम्र का बता रहा हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो जो लोग मेरे ज्यादा करीब हैं उनको ये कहानी पता है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। मैं हमें नहीं पता, बट मुझे नहीं पता, फिर से बता देता हूँ कि 13-14 साल की उम्र होगी, 14 साल की उम्र होगी। स्कूल था मेरा APS अमृतसर पब्लिक स्कूल, और स्कूल की लाइब्रेरी में ना मुझे शिव कुमार बटालवी जी की जो कंप्लीट वर्क्स हैं, जो संपूर्ण काव्य संग्रह है उनका, वो मुझे लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में दिखी। और मुझे आकर्षण हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नाम सुना था। अब शिव कुमार बटालवी पंजाब में बहुत बड़ा नाम है। मेरे मॉम खुद बटाला से हैं, उनके मुंह से ही बहुत बार मैंने सुना था कि बटालवी ऐसे वैसे। और बटालवी साहब की कविताएं इतनी बड़ी हैं कि वो कल्चर का हिस्सा भी हैं। मतलब शादियों पे गाए जाते हैं उनकी लिखी हुई जो गीत हैं, लोकगीत हो चुके हैं। ऑफ कोर्स नाम सुना हुआ था, सबने सुना होता है ना। तो मैंने वो किताब उठाई, मैं इशू करवा के घर ले आया। घर आके मैंने खोली किताब, और जैसे ही मैंने पढ़नी चालू की, मतलब मेरे पास यही एक मंजर, यही एक एक्सप्रेशन है, यही उपमा है बोलने के लिए कि तूफान खुल गया। मतलब मेरे दिमाग में एक वो झरने फूट जाते हैं कि भाई ये क्या है, मेरी अपनी ही भाषा इतनी खूबसूरत है और मुझे पता भी नहीं है। अरे कौन सी पहली कविता कौन सी थी जो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो जो उनके कंप्लीट वर्क्स है ना, उनकी सबसे पहली कविता शायद वो थी, जे डाची सैक दी सस्सी नू ता पुन्नू थी मिला देंदी ता तत्ती मानो सस्सी दा फिर मिट्टी विच रुला देंदी। अब एक 14 साल के बच्चे के लिए ना मुझे सारे वर्ड समझ नहीं आ रहे ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो बहाव, वो जो रिदम क्या वो बहाव है, मतलब उसमें इसका अगर थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब मुझे समझ नहीं आई जैसे ये कविता, तो मतलब क्या कहना है? डाची वर्ड ना मतलब फीमेल कैमल के लिए बोलते हैं। आपने पंजाबी लोकगीतों में भी सुना होगा, डाची वाले मोड़ मुहार वे, अभी कोक स्टूडियो में भी आया है ना। तो जो सस्सी पुन्नू की कहानी है ना, जो पंजाब की रोमांटिक ट्रेजेडीज हैं, हीर रांझा हो गया, सस्सी पुन्नू हो गए, सोनी महिवाल हो गया, है ना, उनमें से एक जो सस्सी पुन्नू है, उसकी स्टोरी ये थी कि पुन्नू को होत ले गए थे। होत जो ऊँटों से ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, होत ले गए थे, और जो सस्सी है वो रेत में रेगिस्तान में जल के मर गई थी रो रो के। उसका एंड वैसे होता है। तो उससे उन्होंने लाइन निकाली है कि जे डाची सैक दी सस्सी नू ता पुन्नू थी मिला देंदी।
अगर जो कैमल है उसने सस्सी के साथ एम्पैथाइज किया होता अच्छा तो वो पुन्नू को वापस लेके आ जाती उसके हाँ, पास। ये ओके। लाइन है पहली उसकी। हाँ मतलब वो फिर बटालवी लेवल की कविताएं हैं हाँ ऑफ कोर्स। तो उसमें फिर बहाव ऐसा था उन कविताओं में कि मैं फिर बहता बहता बह ही गया। हाँ और फिर उस किताब को मैं ना एक रिचुअल की तरह पढ़ने लगा कि हर शाम हर को मुझे शाम एक पढ़नी ही है। हाँ और मैं हर शाम को ना उसको शुरू से ही पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं अगली कि अगली कविताएं कविता वो मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ हाँ हमेशा उसको पहले पेज से ही पढ़ रहा हूँ। क्या बात और है मुझे नया नया ही मिलता जा रहा है कुछ, मतलब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो फिर जब बुक वापस करने की बात, अब लाइब्रेरी से इशू करवाई थी, हाँ वापस तो वो करनी थी, हाँ तो वापस कर दी। उस टाइम तो फोन भी नहीं थे कि मैं फोटो वोटो खींच लेता है ना पेजेस की। तो वापस कर दी किताब। फिर मैंने ढूंढना चालू किया उस किताब को, ठीक है, शहर में। अब उस टाइम मैं 14 साल का जो विक्रम था वो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट था भी नहीं कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ और ये सारी चीज़ें करता हूँ। नहीं, हम वही किताबों में स्क्रीनों में रहने वाले बच्चे थे। तो उस वक्त भी स्क्रीन कहाँ था उस वक्त नया नया कंप्यूटर घर में आया अच्छा था। हाँ तब हाँ शौक कंप्यूटर नया नया घर में आपको भी आया था वो था। गेम्स का एडिक्शन ऐसा थोड़ा बहुत, शुरुआत में ज्यादा नहीं। फिर कहाँ मिली वो किताब कहाँ मिली आपको किताब, हाँ, तो किताब फिर मैंने थोड़ी ढूंढने की कोशिश की। फिर वो मुझे, अब उस टाइम क्या ही कोशिश होती है, मॉम डैड को कह दिया कि वो चाहिए चाहिए ले दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है देखते हैं ले देते हैं। किसी दोस्त को बोला कि यार वो जो हॉल बाजार के पास मार्केट है वहाँ चलेंगे, वहाँ मिलती हैं किताबें। ठीक, अब मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं थी, और होती भी तो मैं इतना स्ट्रीट स्मार्ट था नहीं कि मैं अकेला जाके लेके आऊँ। ठीक है, तो वो बात ना फिर वहीं रफा दफा हो गई कि ठीक है, मेरे मन से भी निकल गया थोड़ा बहुत। और क्योंकि कंप्यूटर घर पे आ गया था तो वहाँ जब हम पंजाबी शायरी ये सब टाइप करते थे तो बुल्ले शाह का कुछ आते थे और वो मैं पढ़ता था और मुझे अच्छे लगते थे। बीच बीच में हल्की फुल्की यहाँ वहाँ से रीडिंग चल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मॉल गया मैं एक दोस्त के साथ, स्कूल के दोस्त के साथ, और ना मॉल में वो एक मुझे रैंडमली जाते जाते किताबों की दुकान दिखी और वहाँ सामने वही सेम किताब पड़ी हुई है। अच्छा मैंने जाते ही बाय कर ली, मैंने खरीद ली। और वो किताब आज भी मेरे पास है। वो किताब आज भी मेरे पास है, 15 साल से ऊपर हो गए हैं। मुंबई वाले रूम में आज भी पड़ी है वो किताब। तो उस किताब की वजह से फिर बहुत सारी चीजें और किताबें खुलती गई आगे आगे जाके बदली। ऐसा है। तो कविता ऐसे ही हुई, मतलब कोई आपको, आप अगर एक उसका बहुत लॉजिकल आंसर ढूंढ रहे होंगे ना, आपको तो वो तो मतलब एक स्टोरी ऐसी नहीं होती आपको कवियों से नहीं मिलेगा। वो ऐसे वेग एक होगा कि एक अच्छा इंसिडेंट होता है कुछ होना था तो हो गया वाला सीन, है ना। और ये आनी थी तो वो बस एक हाँ, जरिया ऐसे नहीं तो वैसे होनी थी। हाँ बट फिर ये अच्छा। और आपने कब से लिखना शुरू किया, मतलब उसी के बाद ही? हाँ, मतलब फिर जब पढ़ने लगे तो पहले तो वो पर्सनल डायरी टाइप हाँ, डायरी अपने राइटिंग करना, ख्याल उतरने लगते हैं। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मुझे ना बचपन में हकलाने की दिक्कत बहुत थी, मतलब स्टेमरिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। अभी भी शायद बीच में कहीं ना कहीं हो जाती है, नोटिस किया होगा आपने। बचपन में इतनी ज्यादा थी कि मैं बोल ही नहीं पाता था। मतलब बोल ही नहीं पाता था, है ना। मुझे कोई बात करनी भी है ना तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि या तो मैं बोल नहीं पाऊंगा या मैं इस चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ कि अगर स्टेमर हो गया तो लोग हंसेंगे। तो मैं बोलता ही नहीं था। और बहुत सारे साल ना मेरे ऐसे निकल गए कि अंदर हैं चीजें बोलने के लिए, लेकिन मैंने बोली नहीं। लेकिन फिर जब वो किताबों वाला सीन वो चालू हुआ कि अच्छा इतनी खूबसूरती से हम पे रोके कह सकते हैं बातों को, तो वो फिर उतरना चालू हो गया अचानक से। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कविता होने में, कि काफी सालों तक चीजें बाहर नहीं आ रही थी। और बड़ी छोटी मोटी चीजें, किसी को कुछ कहना है, किसी टीचर ने कुछ पूछा है और मुझे आंसर पता भी है लेकिन मैं हाथ खड़ा नहीं कर रहा कि मैं बोलूंगा लोग हंसेंगे, है ना। छोटी छोटी चीजें, तो वो जब अचानक से फिर बाहर आई तो वो एक ऐसे झरने फूट पड़ते हैं। वैसा हुआ। तो शुरुआत तो मेरी भी वैसी जैसे से सबकी होती है कि हम एक दो लाइन राइम करके बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है मैं ही गालिब हूँ, मतलब कैट और हैट राइम करके मैं ही गालिब हूँ। कैट और है ना। तो वही था हमारा भी, 2 वर्ड 4 वर्ड राइम करके कि हाँ भाई मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन उस सफर में आगे बढ़ते 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 बढ़ते, और एक मुझे ये भी लगता है कि पंजाबी गानों का बहुत
इसमें इन्फ्लुएंस है, मतलब पंजाबी गाने आपको बहुत, हाँ। पंजाब का जो फोकलोर है, पंजाब के जो ये पॉप संगीत है ना, इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। इंसान को पता भी नहीं होता कि ये चीज़ उनको कितनी इन्फ्लुएंस कर चुकी है। आज मैं पीछे देखता हूँ, मैं ये देख पाता हूँ कि यार पंजाबी गानों का इतना इन्फ्लुएंस था कि वो चलते रहते थे मन में बचपन से ही। और ये मैं कब देख पाया हूँ, जब मैं पंजाब से बाहर आया, बाहर निकल गए। लेकिन जब तक मैं पंजाब में था वो चीज़ इतनी वाइट नॉइस है ना कि वो आप नोटिस नहीं करते हो। तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। अभी कौन से आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं पंजाबी सिंगर्स में? मुझे सतिंदर सरताज साहब तो है ही, और मुझे भी पता है एक दो, बट मैं आपके मुंह से सुनूंगी। हाँ। ठीक है। म्यूजिक का यार मैं ना ऑब्वियसली लिरिक्स को मैं ज्यादा अहमियत देता हूँ गाने सुनते टाइम भी। तो सरताज साहब हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। मुझे करण औजला की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। उनकी मेलोडीज और म्यूजिक तो अच्छा है ही, उनकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंप्लीट एंटरटेनर वाली राइटिंग है उनकी, लेकिन वो उसमें भी जो डिटेलिंग ले आते हैं बहुत प्यारी लगती है। सिद्धू मूसेवाला तो मतलब हमारी इस बारे में बात हो चुकी है पहले कि वो तो मतलब मुर्शिद टाइप ही हो गए हैं काफी लोगों के लिए, राइटर्स आर्टिस्ट के लिए। फिर और भी हैं यार, वीत बलजीत एक राइटर हैं जो आजकल शायद इतने सॉन्ग्स नहीं लिख रहे या डाल रहे, लेकिन किसी टाइम पे दिलजीत दोसांझ की जो बैक टू बेसिक्स एल्बम आई थी उसके सारे गाने वीत बलजीत ने लिखे थे। उनकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हैप्पी राय कोटी की राइटिंग बहुत अच्छी है। तो है, मतलब है पंजाब में भी एक पूरा स्पेक्ट्रम आज भी है जो बहुत। और अभी जैसे चमकीला मूवी आई तो आपका क्या, आपने मुझे बताई थी स्टोरी, आपने तो उस वक्त देखा होगा माहौल में, आपने सुनी थी उस वक्त भी चमकीला की सॉन्ग्स? हाँ, चमकीला के सॉन्ग्स तो मतलब एक रेज है पंजाब के यूथ में। चमकीला के सॉन्ग्स आर लाइक, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको आके इंट्रोड्यूस करेगा। अगर मैं आपको पंजाब का माहौल बताऊं ना, तो चमकीला के गाने कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको आके इंट्रोड्यूस करेगा, ओए इधर आ एक चीज, एक गाना सुनाता हूँ और हेडफोन लगा, इसमें डबल मीनिंग चीजें, वैसा नहीं है। वहाँ इतना कैजुअल है चमकीला, है ना पंजाब में, कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो चलते हुए गाना सुन लोगे कहीं पे कुछ, वो है ना। तो वो कंट्रोवर्शियल गाने भी इतने ज्यादा कैजुअल है, मतलब जैसे मतलब हमने जो फिल्मों में देखा है, मैंने तो मतलब फिल्म से ही मुझे पता चला। मुझे तो देखो कंट्रोवर्सी ना एक वो पॉलिटिकल करेक्टनेस की जहां हम एक डेफिनेशन डाल देते हैं ना, वहां से आती है। और मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, वो भी काफ़ी चीज़ें बांध के रखती हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ें कल्चर से निकली हुई हैं ना, उनको आप सेंसर कैसे करोगे? इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे लोकगीत हैं, है ना, लोकगीत कौन से गीत होते हैं कि लोकगीत मतलब तब से चलते आ रहे हैं जब से शायद कागज भी नहीं थे, वो वर्ड ऑफ माउथ से चल रहे हैं, है ना। जो हम अपने आसपास के लोकगीत सुनते हैं, जो एक पहाड़ी लोकगीत है, माए नी मेरी है ना, हम सब ने सुना है, ऐसे पंजाब के लोकगीत है कुछ है। तो ये जो कल्चर में इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड है चीजें ना, वो वहाँ की रियलिटी बताती हैं, है ना। और उनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी एक इंसान की रियलिटी नहीं है, वो पूरी की पूरी जनरेशन की सच्चाई बता रहा है, ठीक है। अब वहाँ अगर लोकगीत में आ रहा है कि मैं घूंघट डाल के बैठी हूँ और मेरा जो देवर है वो बार बार मुझे देखने आता है ना, है ना, तो इसको आप कंट्रोवर्शियल बोलोगे या कल्चर बोलोगे? नहीं, ये तो चलो फिर भी मतलब कि कुछ कुछ गाने तो बहुत ज्यादा ही, मतलब सुने हैं हमने कि बहुत ज्यादा ही वल्गैरिटी में, मतलब जिसको डाल सकते हैं हम लोग, तो वो गाने भी बताइए कौन मतलब मुझे मैंने सुना है, जैसे हमने नहीं मेंशन कीजिए ना एक दो गाने जिनका जो जिस पे बात हुई थी, जिसके कारण कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जो मैंने चमकीला मूवी में देखी। हाँ, तो वो गाने मतलब मैं लाइन जानना चाह रहा हूँ, मुझे मतलब मुझे तो पंजाबी वर्ड्स याद है तो मैं गलत बोलूंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मतलब ऐसे होता था, तो था, ऐसा तो था ना वैसे क्या कि कुछ गाने थे जो बहुत ही ज्यादा वल्गर्स थे। हाँ थे ना, मतलब बट वो मतलब उसका आर्ट से कुछ नहीं है, फिर वो बस वो माहौल के लिए था। वो भी जैसे माहौल की नहीं है यार, देखो हमें ये लगता है कि अगर हम गंदे गाने गाएंगे तो मासेस हमें एक्सेप्ट कर लेंगे,
ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप कुछ मीडिया कंटेंट में कुछ सेक्सुअल या कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आप लिख के मार्केट कर रहे हो या मतलब किसी भी तरह पब्लिसाइज कर रहे हो, इनिशियली आपको लग सकता है कि हाँ ये पहुंच रहा है, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो अमर नहीं हो जाएगी चीज। जैसे चमकीला हुआ, तो चमकीला में ऐसा क्या अलग था, ये पूछिए खुद से। जिस चीज को सोसाइटी अपने कंधों पे उठा लेती है ना कि हाँ भाई ये बंदा सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, उसमें कुछ तो अलग होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वल्गर नहीं था, वो था, लेकिन उसको जब आप कल्चर से मिला दोगे ना तो उसको सच्चाई से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे उस मूवी में एक जहाँ पे वो एक सीन था जब बोलते थे कि मैंने यही चीज देखी है, यहीं से तो निकला, मुझे आसपास यही सब चीजें है, तो वो वही बोलेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, जो एक और हाँ। मुझे ये भी लगता है कि आप सिद्धू मूसेवाले के केस में भी ये कह सकते हो कि जो चीज चमकीला ने मतलब सेक्सुअल इन्वेंडोज के साथ किया है, सिद्धू ने वही वायलेंस के साथ किया है। तो बट ये रोमांटिसाइज कर देना चीजों को, मतलब ठीक है बात तो करना ठीक है, बट वो रोमांटिसाइज जो चीजें हो जाती है उससे क्या रोमांटिसाइज हुआ? जैसे अभी बोलते हैं ना कि वायलेंस जैसे रोमांटिसाइज हो जाता है, गन रखना हाथों में एक चीज हो जाती है, वो शो केस मतलब कुछ लोग गलत बस उनका वो इंटेंशन नहीं, वो एक साइड है ना। हाँ एक साइड, हाँ वो एक साइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमांटिसाइज नहीं हो रही है, उस चीज का नुकसान नहीं हो रहा यूथ में, हो रहा है, लेकिन वो एक साइड है। उसकी दूसरी साइड आप देखोगे तो आपको पंजाब में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि सिद्धू के गाने सुन के मैंने ड्रग्स जोड़ दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो दोनों पहलू हैं। हाँ। अगर आप सिद्धू के सॉन्ग्स भी देखोगे, वो बाकी सिंगर्स की तरह लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को रोमांटिसाइज नहीं करता, उसने कभी नशे प्रमोट नहीं किए कभी भी, उनका वायलेंस के ऊपर या मतलब और पॉलिटिकल मुद्दों पे बात। हाँ, और अगर वो गन्स को प्रमोट कर भी रहा है ना, तो मेरे जैसा राइटर ना उसको मेटाफोरिकली भी ले सकता है कि वो रिवोल्यूशनरी की तरह। गन का मतलब ये है कि भाई अब रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, नशे छोड़ो, जीवन एक जंग है ना, आप समझ रहे हो, उसको वैसे भी ले सकते हो। वो पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए कि आप किस वे में उसे मुझे ये लगता है कि हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं चमकीला के गाने सुनता हूँ, लेकिन मैं अपनी पोएट्री में वो सब नहीं लिखने लग जाता। मैं सिद्धू के गाने सुनता हूँ, लेकिन मैं अपनी पोएट्री में वो सब नहीं लिखने लग जाता। मैं उनकी जर्नी से सीखता हूँ, आप समझ रहे हो। तो मुझे लगता है हर किसी से एक ना एक अच्छी चीज हम ले सकते हैं, तो वही है। और हमारी सिद्धू मूसेवाला पे तो बहुत, और मैं तो बहुत ही ज्यादा इंट्रिग्ड हो गई थी जब आपने वो मेरी पूरी स्टोरी सुनाई थी। मैं पता है आपसे सुनने के बाद ही मैंने गाने बैक टू बैक उनके सुने और उसके हिंदी लिरिक्स के साथ। तो आपका कैसा मतलब कैसे आए सिद्धू मूसेवाला आपकी लाइफ में, और मुझे पता है कि आप कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो उनसे। सिद्धू की मेरी लाइफ में कैसे आए? सिद्धू के जब इनिशियल मैंने 3-4 गाने सुने थे ना, तो मुझे वो अच्छे लगे थे, लेकिन मैं थोड़ा ना, मुझे वो एक अंदर से ना एक वो हंसी वाली फनी भी आता, हंसी वाली फीलिंग भी आती थी कि जैसे वो लिरिक्स है कि राख कर पान ना होते खांदे रोटियां, ये सुन के ना लगता है भाई कि बंदे का क्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सोच पा रहा है कि कृपान पे रख के रोटी खाते हैं, लेकिन हंसी भी आती है कि यार ये बंदा कैसे सोच रहा है ना। स्टार्ट में उसके 2-4 गाने मुझे ऐसे लगे कि किस लेवल पे ये सोच रहा है बंदा, लेकिन फिर उनका एक गाना आया था जस्ट लिसन, मेरे ख्याल से 4था-5वां गाना था उनका। वो गाने में उन्होंने ना लोगों को ये बताया था कि मेरे 3-4 गाने सुन के आप मुझे जो समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। मतलब मैं वो सिर्फ वॉयलेंस वाले गाने लिखने वाला नहीं हूँ, अंदर इतनी डेप्थ है। उस गाने से फिर मेरा व्यू घूम गया, मैंने कहा यार ये तो बंदा बड़ा औसम है। उसमें लाइनें बड़ी प्यारी प्यारी हैं कि मेरी माँ मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, उन्हें जिंदगी जिउण दा सिखाया इको कहदा, जिथे तेरी पुत्रा जमीर मुक गई, मर जावी उत्थे कोई जिउण दा नहीं फायदा। मतलब मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि जहाँ तुम्हारी ज़मीर ख़त्म हो गई, वहाँ तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ मर जाओ तो अच्छा है, ठीक है। और इतनी ब्रूटल चीज़ें बोल देना, एक तो वो भी हर कोई कर नहीं पा रहा, ऊपर से आप रिलेट कर जाते हो, आप रिलेट कर जाते हो कि हाँ भाई ये बातें तो सच हैं। उसकी आगे की लाइन्स कितनी अच्छी है, ताही दले सौदे बात जाना कलाम नहीं हो मेरी,
ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ लिखूंगी ये सच लिखूंगी, होरा वांगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी। कहता इसीलिए जो मेरी कलम है वो सिर्फ सच ही लिखती है, वो किसी के बिकती नहीं है किसी के हाथों और ना ही दबती है। और ये चीज़ फिर उसने एंड तक मतलब प्रूव भी की अपने जीवन में। तो ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाता है, आप समझ रहे हो। मतलब वो बंदा जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करके गया है ना आज के यूथ के सामने, वो देखने वाली चीज है। आप समझ रहे हो कि वो यही है कि मैंने गाने लिखे, मैंने गाने गाए और अब मुझे मार दिया गया। अब आप सोचो आप कैसी दुनिया में रहते हो। बस ये क्वेश्चन मार्क है और कुछ नहीं है। तो ये आपको बदलता है अंदर से, आपको सिखाता है चीजें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। वो तो अभी अब आप भी करें। मैंने आपकी जो कविता जो मुझे बहुत पसंद आई थी, खाना बदोश वाली। हाँ, मुझे उसके बारे में जानना है, वो कहाँ से आई खाना बदोश? खाना बदोश कहाँ से आई? खाना बदोश तो यार बहुत जो एक लंबे समय तक भोगा गया सच होता है इंसान का ना, वहां से आई थी। खाना बदोश में यही, पहले उसके 1-2 लाइन आप सुना दीजिए ना। मतलब मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं सुनी उनको तो थोड़ा वो पता है, वो बहुत लंबी कविता है, मुझे लगता है कि आपको पूरी देखनी चाहिए। बट अगर आपका कोई मेन स्ट्रेंजर है जो आप खाना बदोश में वही है कि मतलब रस्तों के आगे रस्ते हैं, ये शहर भी मुझ पे हंसते हैं, मेरी मंजिल झूठी लगे इन्हें, मेरे सपने लगते सस्ते हैं। ये अक्सर मुझे सवाल करें तुम जैसे लोग भी बसते हैं, मैं भेद हृदय का रास करूं, मैं सबको नजरअंदाज करूं, मैं भेद हृदय का रास करूं, मैं सबको नजरअंदाज करूं, हर कदम कदम रस्ते रस्ते मंजिल को थोड़ा पास करूं, कभी पर्वत में, कभी नहरों में, कभी कस्बों कूचों शहरों में, कभी रंगों में, कभी चेहरों में, कभी तरह तरह के जहरों में, बस ढूंढ रहा संतोष हूँ मैं। ये कैसा खाना बदोश हूँ मैं। ये निकली कहाँ से है कि मतलब वही आज जब मैं रियर व्यू मिरर में देखता हूँ जीवन के, तो मुझे लगता है कि यार इतने सारे शहर बदले मैंने, रह के भी देखा इतने सारे शहरों में, इतने सारे घर भी बदले। आज मतलब 30 साल की उम्र में 30 से ज्यादा कमरे मैं बदल चुका हूँ जीवन में, है ना। तो एक तो वो चीज बड़ी रहती है कि आप आगे बढ़ते हो चीजों, और हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं सारी सारी जिंदगी एक घर में, एक शहर में, एक कमरे में जी लेते हैं ना। तो वो इस चीज को कैसे देखते होंगे और मैं कैसे देखता हूँ, वो वाली वेदना कहीं ना कहीं मतलब उठ के आई है इस कविता में। और वैसे ही है मतलब खाना बदोश वैसी कविताओं में से है कि जो शायद साल में एक बार होती है और ऐसे ऊर्जा उठती है और बस हो जाती है, तो सोच समझ के नहीं होती है। मतलब वो एक पहचान बन जाती है। मतलब लोग आपको मैंने जाना आपको खाना बदोश, आई थिंक बहुत सारे लोग आई थिंक नाम नहीं जानते होंगे, तो वही ना खाना बदोश। तो ऐसा मतलब होता है ना, और कितनी आइडेंटिटी बन जाती है आपकी। तो आप मानते हो ये आपकी आइडेंटिटी है और भी है आगे? वो तो वक्त के साथ साथ है, मतलब जैसे शुरू में जाम गई थी तो बहुत वक्त तक तो जाम भाई जाम वाले भाई ऐसा होता था। फिर खाना बदोश को लेकर भी काफी लोग पहचानने लगे। तो वही है, कल को कुछ और हो जाएगा बढ़िया। तो अभी कोई है ऐसा नया? एक पंजाबी कविता है मेरे पास जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है, वो निकालेंगे जल्दी। अच्छा, अभी उसकी कुछ लाइनें? नहीं अभी नहीं, बाद में कुछ लाइनें पढ़ सकता हूँ कि मेरे मुर्शिद मैनू राह दियो, कुछ लो दियो उत्साह दियो, अज घड़ा आस दा ऊना है, दुखां दा पंध भी दूना है, अज घड़ा आस दा ऊना है, दुखां दा पंध भी दूना है, कमरे विच नवी हसिसकी दी, मेरा वेड़ा सोना सोना है, मेरी अख तो अंजू पूंज दियो, कोई सुपना जहा सजा दियो, मेरे मुर्शिद मैनू राह दियो। बहुत लंबी कविता है ऐसी। ये तो मुझे समझ आई थी। हाँ, तो ये वो बेसिकली प्रेयर है, ये दुआ है कि कुछ ऐसा अच्छा, बहुत हारा महसूस कर रहा हूँ जीवन में, कुछ अच्छा करो ऐसा। तो ये है जो मुझे लगता है कि उन कविताओं की कैटेगरी में आती है जो साल में एक बार होती हैं और बस हो जाती हैं। और आपको लगता है कि कविताओं मतलब पहचान तो बन जाती है हमारी कविताएं हमारी, लेकिन है मतलब जैसे ये मेरे टीम में किसी ने पूछा था कि तुम इतने सारे पोइट्स को, ग्राउंडेड पोइट्स को ऐसे ढूंढ के ला रहे हो, बट इनसे ये तो पूछो कि क्या ये सोर्स बन पाता है, इनकम सोर्स का क्या होता है? ये मतलब ये नॉर्मल लोगों का क्वेश्चन है जो जानते हैं कि या तो वो फकीर होते हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ये उनकी एक सोच है। ऐसा आपको भी लगता है कि नहीं पोइट्री से हम लोग क्या कमा नहीं सकते, ऐसा कविताओं से? मुझे लगता है कि क्योंकि पोइट्री की डेफिनेशंस भी सबके लिए अलग होती हैं ना। अभी पोइट्री एक ऐसा वर्ड है जैसे गॉड, लव,
ये शब्दों की डेफिनेशन हर किसी की अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है ना। तो पोइट्री एक बिकने वाली एक पोइट्री अलग चीज होती है, कमर्शियल लगा एक वो साहित्य वाली जो चीज है वो अलग है, और एक इंसान की पर्सनल वेदना भी होती है ना। तो अगर आप इस मोटिव से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आपको पैसा बनाना है, आप उस मोटिव से भी आगे बढ़ सकते हैं। बस वो है कि वो थोड़ी अलग तरह की एक पोइट्री होगी, वो एक अलग बक्से में। तो अब ऐसा बोल रहे हो कि अच्छी कविताएं करके हम नहीं कर सकते ऐसा? अच्छी की डेफिनेशन भी तो अलग है ना। नहीं, साहित्य वाली करके, अगर आपने जैसे बोला ना, साहित्य का भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज अगर आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, है ना, रोमांटिक चीजें चल जाती हैं, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल, अगर कोई बहुत ऐसे मुद्दे पे है कि जो मतलब सभी पीड़ित हैं उससे, वो भी चल जाती हैं, है ना। अगर मैं इस कप के लिए बड़ी यहाँ प्यारी सी कविता लिख दूं इसके ऊपर, वो अच्छी कविता होगी, लेकिन वो चलेगी नहीं, वो बिकेगी नहीं। तो अच्छी कविता की भी एक डेफिनेशन होती है ना। जैसे कि कुछ है, मतलब कुछ ऐसे कुछ टर्म्स हैं ऐसे? वो भी सबकी अलग है, सबकी अपनी अपनी हिसाब से, और होनी भी चाहिए। मजा ही की तभी है, मतलब कहते हैं ना, अगर हर एहसास के लिए शब्द बने होते तो कविता इतनी मजेदार नहीं होती। होनी भी चाहिए सबकी अलग। तो रिलेटेबिलिटी आपके लिए है अट्रैक्टिव, की रिलेटेबिलिटी मैटर करती है या नहीं? मतलब जो जैसे आजकल ज्यादातर लोग रिलेटेबिलिटी के कारण ही सुनते हैं। मुझे लगता है सिर्फ रिलेटेबल लिख के शायद आप उसको कविता नहीं बोल सकते, लेकिन कविता में रिलेटेबिलिटी भी होती है, कविता में हैरत भी होती है, कविता में ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं, भाई 4 शब्दों में ये कैसे कह दिया, है ना। कविता में शांति भी होती है, कविता में आपके अंदर के गांठें खुलती हुई भी महसूस करोगे आप। कविता में बहुत कुछ होता है जिसमें रिलेटेबिलिटी भी एक चीज है, ठीक है, लेकिन सिर्फ रिलेटेबिलिटी ही कविता नहीं है। अच्छा, आज के टाइम में अगर कोई सिर्फ लिटरेचर को लेकर ही आगे बढ़ना चाहे, और ऐसा भी नहीं कि उसको घर भी चलाना है, ऐसा पॉसिबल है? मतलब जो ऐसे चेंजेस हो सकते आ सकते हैं लिटरेचर को लेकर, तो आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हो ना। आप किताबों की शॉप डालो, ई बुक्स बनाने लग जाओ। देखो, लिटरेचर ना बहुत बड़ी टर्म है। लिटरेचर को सिर्फ लिखने वाले आगे नहीं लेके जाते, वो जिस प्रिंटिंग प्रेस में छप रही है, जो उसकी पब्लिशिंग कर रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, वो सब इक्वली लिटरेचर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए कि अगर आप लिटरेचर को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता नहीं है लिखना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप ई बुक्स बनाने लग जाओ, आप एक चैनल पे आप कविताएं पढ़ने लग जाओ अच्छी, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए। आगे तो बढ़ा जाते हैं, मतलब उससे सोर्स आ सकता है, इनकम सोर्स का है कि घर भी चल सकता है उससे। बिल्कुल चल सकते हैं। देखो, राइटर्स के लिए ना दुनिया थोड़ी बेटर हुई है पिछले 15 सालों में। अगर आप इंडस्ट्री की बात भी करें, ठीक है, सॉन्ग राइटर्स की, स्क्रीन राइटर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की, फिल्म राइटर्स की, पिछले 15-20 साल में थोड़ा अच्छा वक्त आया है राइटर्स का, है ना। आने वाले वक्त में और अच्छा हो सकता है, तो हमारी तो यही होप है। हो गया। अच्छा, मुझे अभी एक चीज ऐसी जाननी थी, मतलब बिल्कुल ये अलग है, हटके कुछ ऐसी चीजें जो मतलब एक आर्टिस्ट का ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर होती है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा है कि ये तो बिल्कुल ही टॉलरेट ही नहीं हो सकता, तो आप उसको फिर आप लिख कर बयां करते हो, या फिर आप क्या करते हो फिर उससे? वो जो एंग्स्ट होती है ना, वो भी अगेन सबकी अलग होती है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल जो आपके अंदर क्रिएटिविटी उपजेगी ना, वो वहीं से आएगी। आप समझ रहे हो कि देयर इज अ वे जिसमें दुनिया चलती है, और उस तरीके में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, है ना। आपको कौन सी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती? वो उम्र के साथ बदलती भी है ना। अब जैसे अभी के टाइम में मैं बताता हूँ, आज से अगर 5-6 साल पहले आप विक्रम को पूछते कि भाई एंग्स्ट क्या है, छोटी छोटी बात में बहुत ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, रिबेलियस। कुछ बायोलॉजिकली भी ये होता है कि बाद में थोड़े हार्मोन्स हमारे डिम हो जाते हैं, वो बदलती हैं चीजें। आज की डेट में मैंने कुछ दिन पहले ही जैसे मैंने एक स्टोरी डाली थी, दिलजीत दोसांझ की फिल्म है पंजाब 95, जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक है, तो उसको सेंसर बोर्ड ने
85 सीन्स उसमें से काटने के लिए बोल दिया। अच्छा। तो मुझे एंग्स्ट हुई उस बात पे। तो मैंने स्टोरी डाल के लिखा कि उल्लू जैसी एप्स को आप IPO दे रहे हो, आप गंदी बात सीजन 3 सीजन 4 निकाल रहे हो, ठीक है, ताकि छोटे छोटे बच्चे देख पाए, लेकिन जब कोई एक्चुअल सिनेमा बनाना चाह रहा है तो आप उसको बैन कर देते हो। तो ये एंग्स्ट आज भी कहीं ना कहीं निकलती है, जो हम थोड़ी बहुत डाल देते हैं, और ये रुकनी नहीं चाहिए। ये कम हो जाती है लेकिन ये बंद नहीं होनी चाहिए। वो पाश की कितनी खूबसूरत लाइन है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। उसमें यही कहना चाह रहा है वो कि इस दिन आपको एंग्स्ट होनी बंद हो गई ना, उस दिन आप खत्म हो गए हो। बट कुछ ऐसे चेंजेस है जो आप लाना ही चाहते हो, जो हमेशा से रहे हैं कि ये तो बदलाव आना ही चाहिए? देखिए, आज समय के साथ बदलती नहीं है। आज की डेट में मुझे लगता है कि मीडिया के थ्रू हम आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे पास जो हम नहीं बना रहे। इंडियन आर्मी की ऐसी ऐसी कहानियां हमारे पास जो हम बिल्कुल नहीं बना रहे। मतलब मुझे याद है एक शूट के दौरान मुझे इंडियन आर्मी के एक वेटरन हैं, बहुत नामी, उनके साथ एक शूट पे जाने का मौका मिला था। उनसे बातचीत में कर रहा था। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बताया कि यार एक्चुअल इंडियन आर्मी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमारे जैसे हम कैरी आउट करते हैं अपने मिशंस को, अगर उसकी एक्चुअल स्टोरीज आप सुन लोगे ना, तो जो आपने बॉलीवुड में मैं अभी तक आर्मी का देखा है ना, उससे 10 गुना 12 गुना ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, हाँ। और उन्होंने बताई मुझे कहानी और मैं हैरान हो गया कि ये सब होता है। यार ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, है ना। तो वो कहानियाँ नहीं सामने आई अभी तक। और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, हिस्टोरिकल कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक चेंज आज की डेट में मुझे लगता है होना चाहिए, कि मुझे लगता है कि सिनेमा के थ्रू, मीडिया के थ्रू ना, अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, मूवीज पे हम लोग बात आई है। मुझे पता है मूवीज तो बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंड करते हो। आपकी कहाँ, मतलब कौन सी मूवी है जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाया हो, या और आपको लिटरेचर में भी हेल्प किया हो? कुछ अच्छी मूवी रिकमेंडेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए। ये सवाल मैं एक्सपेक्ट करके आया था। एक मूवी जिसने मुझे इम्पैक्ट किया और जिससे मैंने सीखा बहुत कुछ, एक फनी गेम्स करके एक फिल्म है। फनी गेम्स? हाँ, वो उसका अमेरिकन वर्जन अलग से बना है और जो उसका रीजनल एक्चुअल फिल्म है वो अलग है। वो दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो। मतलब सीन बाय सीन सेम है दोनों। और माइकल हैनिकी करके डायरेक्टर हैं। अच्छा। उनकी है वो। मैंने जब देखी थी तो मेरी दुनिया पलट गई थी। मतलब वो एक ऐसी फिल्म है कि वो आपको छेड़ती है, आपको उंगली करती है कि हाँ ये होता है दुनिया में और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, देखो देखो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है एक अच्छा सिनेमा की डेफिनेशन ना ये भी होती है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे, जिसको आप छोड़ भी नहीं पा रहे। हाँ। वो फिल्म चल रही है, देखी भी नहीं जा रही, छोड़ी भी नहीं जा रही। मुझे लगता है वो अच्छा सिनेमा है। एक और फिल्म जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे ही देश में बड़ी एक प्यारी फिल्म बनी है। घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। अच्छा, ये किनकी है? ये एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही वेटरन, मुझे अभी नाम से इसे याद नहीं आएगा, फीमेल है। तो YouTube पे अवेलेबल है ऐसा? कहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ अवेलेबल है, YouTube पे है कि नहीं। तो वो फिल्म बड़ी कमाल की, और उन्होंने पहली फिल्म बनाई है अपने जीवन अच्छा, की। पहली फिल्म थी। लेकिन उनका थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो पता नहीं 30-40 साल का है, जितना मैंने पढ़ा था। तो बहुत कमाल की फिल्म है। ठीक है। और ये वो फिल्में हैं जिनके मैंने अभी नाम बताया आपको, जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं अंदर कि यार मुझे कुछ तो बदलने की जरूरत है अपने अंदर, है ना। ये वो फिल्म्स हैं। ये एंटरटेनमेंट वाली फिल्म्स नहीं बता रहा मैं आपको। और एक जो अभी पाकिस्तान की जॉयलैंड मतलब क्या फिल्म है यार, मुझे देखनी, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। क्या प्यारी फिल्म है। मतलब बट ये इसकी स्ट्रीमिंग चल रही है ना, या कहीं कहीं अभी है कहीं अवेलेबल? हाँ, वेनिस वगैरह आपको मिल जाएंगी, वो मिल जाएगी। वो थोड़ा मेन स्ट्रीम दुनिया ने उठा दी है ऊपर, जो सिनेमा फेस्टिवल्स वाली दुनिया ने, वो आपको मिल जाएगी।
जॉयलैंड बड़ी बोल्ड फिल्म है, मतलब एक तो वो चीज़ें स्क्रीन पे दिखा देना, ऊपर से पाकिस्तान में बनी है, मतलब कमाल ही है यार। बहुत इतना गट्स चाहिए बनाने के लिए। बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये 3 नाम हो गए मुझे। थैंक यू सो मच। और कुछ ऐसी किताबें जो आप सबको बोलोगे कि ये तो पढ़ी, मतलब नॉवेल्स में, मतलब मुझे पता कविताओं की किताबें तो आप बहुत अच्छी बता दोगे, बहुत सारी है, बट नॉवेल्स में, कहानियों में? मैंने ना ज़्यादातर मैंने कविताओं की किताबें ही पढ़ी हैं। मैंने कहानियां और नॉन फिक्शन जीवन में कम पढ़ा है। ठीक है। या कोई फिलोसॉफिकल कोई किताब? एक सोफी का संसार, जो सोफीज वर्ल्ड है, मैंने आपके पढ़ने के बाद ही पढ़ी है, अब चली रही है बहुत, मतलब वो किताब मुझे काफी पसंद सोफीज है, वर्ल्ड, वो पढ़ी है। और तो मुझे जॉर्डन पीटरसन की फिलॉसफी पसंद है, तो उनकी जो 12 रूल्स ऑफ लाइफ है, ओके, वो अच्छी किताब है। यही है। बाकी तो मैं कविताओं के और वही। अच्छा, जो बिगनर्स है जो कहाँ से शुरू कर सकते हैं कविताएं, अगर उनको समझनी है? मुझे लगता है कि जो आसान भाषा वाले कवि हैं ना, उनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं अब, क्योंकि गालिब का नाम सबको पता है, जो मतलब पोइट्री की दुनिया से नाता नहीं भी रखते हो, उनको भी सबसे पहले मन में गालिब आता है, तो वो पहले गालिब को उठा के पढ़ना चाहते हैं। लेकिन गालिब की स्टडी है, वो उसमें लफ्ज भी हैवी हैं बहुत उनमें, वो आपको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के पढ़ना है, समझ आना है, उसमें ना एक वक्त लगता है। मतलब मुझे गालिब को समझने में उम्रें लग जाएंगी, मुझे ये लगता है। तो गालिब एक वैसे वाले फलसफी शायर है ना। मुझे उनकी मूवी से शुरू करना चाहिए, मैंने तो मूवी से उनको जाना, जो गुलजार साहब ने जो बनाई है। हाँ, वो आप करो। अगर आपको गालिब के बारे में ही जानना है तो आप जाइए इंटरनेट डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू। पोइट्री मुझे लगता है आसान भाषा वाले कवियों की, जैसे कुंवर नारायण, नरेश सक्सेना, इनकी आसान है। मुनव्वर राणा जी के वर्ड्स बहुत हैवी नहीं है, तो इन सब से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी, कुछ भी। और पंजाबी पोइट्स में? पंजाबी में बुल्ले शाह से आसान तो कुछ है ही नहीं। मतलब बुल्ले शाह जो एक खजाना है ना, कि उससे आसान लैंग्वेज तो है ही नहीं कुछ यार। आपको बताऊं, मैं जिस उम्र में बटालवी और बुल्ले शाह पढ़ रहा था, उस टाइम पे मेरे पास पाश की किताब भी थी। मतलब मैं 16-17 की उम्र की बात बता रहा हूँ। उस टाइम मुझे पाश समझ में नहीं आता था। उस टाइम मुझे बटालवी पहुंच रहा था, क्योंकि उसमें संगीत है। 1-2 लफ्ज नहीं भी पहुंचते थे, लेकिन वो जा रहा था। बुल्ले शाह पहुंच रहा था मुझे उस टाइम पे, है ना, क्योंकि उनके शब्द आसान है, उसमें भी संगीत है थोड़ा बहुत है। पाश मुझे नहीं पहुंच रहा था उस टाइम। अमृता प्रीतम मुझे नहीं पहुंच रही थी उस टाइम, बिल्कुल भी। अमृता प्रीतम जी नहीं पहुंच रही थी? उनकी तो आसान है ना, लेकिन उनकी तो फिर भी आसान है, मतलब हो सकते लफ्ज आसान है, लेकिन उनकी मीनिंग उतने सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। एक अमृता ने एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी है, तो वो आपको उनकी राइटिंग्स में झलकेगा। उनकी थॉट प्रोसेस भी बहुत सीधी सीधी नहीं है, है ना। तो वही है। तो अमृता और पाश काफी बाद में, 22 साल की उम्र के बाद शायद मुझे थोड़ा पहुंचने लगे। अमृता जी का पार्टीशन के अराउंड काम अच्छा है। उनका जो पिंजर एक मूवी बनी थी, वो उनके नॉवल पे है। और आज आखा मारे शानो जो कविता है, उनका पार्टीशन के अराउंड काम अच्छा है अमृता का। लेकिन उनका जो रोमांटिक काम है, जो दुनिया बहुत आपको नहीं, मतलब सर पे उठाई घूमती है, वो मुझे लगता है ओवररेटेड है थोड़ा। मतलब बहुत अच्छी अच्छी मोहब्बत की कविताएं, गजलें, शेर हैं, मतलब पंजाबी हिंदी दोनों में ही बहुत ऑप्शंस हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि अमृता को थोड़ा ना एक गलत लाइट में देखते हैं लोग, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक पीपल आर लाइकिंग हर फॉर द रॉन्ग रीजंस। उनका आप पार्टीशन का काम देखोगे तो दैट इज वेयर शी, कौन सी, मतलब कोई किताब है उस पे जिस पे पार्टीशन के ऊपर है? उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं पार्टीशन के ऊपर। और पिंजर तो मैंने बता ही दी। उनकी कुछ कविताएं भी हैं पार्टीशन के ऊपर। बहुत काम है उनका पार्टीशन के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमारा एक बहुत ही मेरा प्यारा राउंड, रैपिड राउंड, ठीक है। ये ना मैंने मिस नीलम शो से निकाला है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ 4-5 इसके थोड़े बहुत वो है, मैं कुछ आपको एक शब्द बोलूंगी, आपको जो भी उसके बाद जो भी शब्द आए आप बताना कि आप कैसे उसको एक शब्द में डिफाइन करोगे, ठीक है। अच्छा, आप एक वर्ड मैं एक वर्ड बोलूंगी, एक वर्ड बोलोगे उसके बाद। ये तो खतरनाक है। एक वर्ड में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है किसी आर्टिस्ट को एक वर्ड में डिफाइन करना, मतलब आर्टिस्ट के लिए। तो लेट्स सी, ठीक है। ठीक है। घर।
घर अमृतसर। खुशी? खुशी एक ऐसी चिड़िया, अब मैं एक वर्ड में कैसे बताऊं? एक वर्ड, हाँ। खुशी चिड़िया। ओके। दोस्ती? आईना। परिवार? स्टेबिलिटी। दुख? करेंसी। जादू? जादू जिंदगी। कविता? दोस्त। मंजिल? इल्यूजन। हाँ, इल्यूशन, नाइस। अच्छा, फेवरेट्स एंड व्हाई, ठीक है? फेवरेट्स एंड व्हाई, क्यों? ठीक है, मैं पूछूंगी कुछ कुछ फेवरेट्स और फेवरेट्स बताना एंड व्हाई। है। हाँ, ये भी खतरनाक है। ओके। फेवरेट सॉन्ग एंड व्हाई? फेवरेट सॉन्ग फिलहाल तो वो करण औजला का सॉफ्टली अच्छा लग रहा है मुझे। वाई उसका यही है कि यार वो दोनों तरफ है, वो कमर्शियल भी है, वो कल्चरल भी है, वो सब कुछ है। ठीक है। फेवरेट डायरेक्टर एंड व्हाई? फेवरेट डायरेक्टर मेरे वैसे बदलते रहते हैं मेरे वक्त के साथ साथ। 2-3 नाम ले लो इसमें आप। मुझे जिम जारमुश का सिनेमा काफी अच्छा लगता है। उनकी पैटरसन, उनकी जो बाकी की उनकी फिल्म्स हैं, डाउन बाय लॉ, ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव, मतलब एक अजीब सी एस्थेटिक है उनके सिनेमा में जो आती भी है पकड़ में और नहीं भी आती, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन ऋषिकेश बहुत पसंद है मुझे, मैं जाता रहता हूँ। क्यों, कोई एक रीजन? ऋषिकेश में पता नहीं कुछ है यार, वहाँ जाते ही कुछ तो बड़ी अलग सी फील आती है, ऐसा लगता है कुछ तो हमारे चक्रास खुल गए, कुछ तो मैग्नेटिक है उसकी धरती पे कि अच्छा लगता है बस जाके। वहाँ जाके 3-4 दिन आप रुकोगे, आप हील होके ही वापस आओगे, मुझे ऐसा लगता है। फेवरेट बुक एंड व्हाई? फेवरेट बुक तो यार मैं कैसे ही चूज करूं। बटालवी जी का संपूर्ण काव्य संग्रह, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ शिव कुमार बटालवी, ऑफ कोर्स। ठीक, उसके ऊपर तो कौन सी बुक जाएगी मेरे जीवन में कभी। ठीक है। अब ये व्हाट विल यू चूज, ठीक है? 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको बताना है कि आप क्या चूज करोगे उसमें से, ठीक है? कहानी कोई लिखना या कहानी का कैरेक्टर होना? वो तो हम दोनों होते ही हैं ना हर टाइम पे। मतलब आप क्या प्रेफर करोगे, कहानी लिखना या कहानी का मेन जब कैरेक्टर? दोनों को एग्जिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं चूज करने वाला कौन होता तो हूँ? आप दोनों में से कुछ चूज नहीं कर रहे, मतलब या दोनों ही दोनों है ही। ठीक है। नहीं, जैसे मैं जनरली में बता रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो कहानी लिखना पसंद करेंगे, वो कहानी कभी जो फिक्शनल जो लिखते हैं वो उस कहानी का नहीं वो पार्ट बनना चाहेंगे, मतलब वो खुद को डर लगता है, मतलब ये कि उनको या कुछ लोग बोलेंगे कि मैं शायद कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, कोई मेरी कहानी लिखे तो बात अलग है। हाँ, तो दोनों ही बोलूंगा। आप दोनों आपसे, मैं वही पूछ रही दोनों, थी, मुझे ठीक डर है। नहीं लगता ना लिखने से ना होने से। डन, ठीक है। अच्छा, मेन कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर? दोनों ही यार। हर चीज में दोनों। हाँ, मतलब ठीक है। ये सवाल बड़े वो है ना, बट ये एक तो चूज करना है आपको ना, मतलब ज्यादा यार priority। हम मेन कैरेक्टर भी होते हैं, हम कभी-कभी सपोर्टिंग भी होते हैं। चलो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, बीइंग अ गुड लिसनर और अ ग्रेट परफॉर्मर? दोनों, और एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। चलो ठीक है। अरे आप पता क्या पूछ रहे हो, लाइट या शैडो? नहीं अलग है। लाइट तो होगी, शैडो होगी तो वो लाइट। तो पता है कि दोनों पार्ट है ऑफ कोर्स। अब वैसे बुक और मूवीज में आप पता है दोनों बहुत अच्छी है, बट एक चूज करना हो आपको ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये भी है ना नेक्स्ट। ये अटैच नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? एडवाइस जो यंगर सेल्फ को देना चाहूंगा, सोचो कम, करो ज्यादा, और कोई जज नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अच्छा, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको याद रखें? जैसे रखना चाहें। तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लेगेसी छोड़ने का कोई लेगेसी छोड़ने का नहीं? ये सबने मुझे यही आंसर दिया अब तक, जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, सबने मुझे यही आंसर दिया कि मैं नहीं चाहता कोई मुझे याद रखे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं चाहता याद रखे। हाँ। जैसे रखना चाहे जैसे आप रखना चाहते हो, जैसे वो रखना चाहे वैसे याद रखें। नहीं रखना चाहे नहीं रखें। कुछ लेगेसी के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब। अच्छा, जो अभी नए आर्टिस्ट को आप एक एडवाइस देना चाहोगे जो अभी कर ही रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं? कोई एक ऐसी चीज जो करे और कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही ना करे। कैमरा से बचो। ओके, बस एक ही एडवाइस है, कैमरा से बचो। कैमरा से बचो। ठीक है। कैमरा बंदूक हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ, ऐसा क्यों? यार देखो, मुझे लगता है कि अब जिस टाइम पे हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था उस टाइम पे तो ये सब था नहीं, कैमरा स्मार्टफोन्स भी नहीं थे हाथ में, तो बिल्कुल। काफी सारे साल ना हम किताबें पढ़ पढ़ के, अपनी डायरी में लिख लिख के, अपने आप को ही वैलिडेशन दे दे के, खुद से ही अपनी कविताएं डिस्कार्ड कर करके जो ग्रोथ कर पाए ना, वो आज का यूथ नहीं कर पा रहा। वो उनको दिखता है इंस्टाग्राम, उनको दिखता है कैमरा, उनको
ये हो गया है कि बस आज लिखना है और आज ही डाल देना है, ये चीज ना उनके आर्टिस्ट को मारती है। वो बंदूक आपको नहीं मारेगी, वो आपके अंदर आर्टिस्ट को मार देगी। ठीक है, कैमरा जब आपके सामने पड़ा है तो आपको नहीं मारेगा, वो आपके अंदर के आर्टिस्ट को मार देगा। ठीक है। इस पे एक मैंने कविता भी लिखी थी, अभी याद नहीं है मुझे, तो उसमें यही था कि कैमरा, एक कवि के सामने लगा हुआ कैमरा बस एक कैमरा नहीं होता, वो कभी कभी बंदूक भी हो सकता है, कभी कभी वो दुनिया तक विचार पहुंचाने का पुल भी हो सकता है। तो वो इसी थॉट पे थी कि आज के बस कैमरा से बचो, कैमरे से बचो, ये जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट हमारा सेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ पोइट्री। कोई एक कविता, कुछ लाइन जिसको आप ब्रेक डाउन करके हम लोग उस पर खत्म करेंगे, जो आपकी फेवरेट हो, और आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो क्यों। एक कविता आपके रिसाइटेशन हो सकती है, आपको आपकी खुद की हो सकती है। शिव कुमार बटालवी जी की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। चांदी दियां गोलियां। ओके। वैसे तो वो कविता बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कुछ लाइंस हैं आंशिक, उनको मैं करता हूँ ब्रेक डाउन के। अब इसमें संगीत आप देखिए कितना प्यारा है कि एदा उक्का दुख नहीं कि अज तू पराया होयो, दुख है कि तैनू मैथों कौडियां ने प्यारियां, दुख है शिकारी किसे महलां ओले बैठ के ते चांदी दियां गोलियां निशाने बन मारियां। है ना, इसका मतलब है कि इस बात का दुख नहीं है कि आज तुम पराये हो गए हो, दुख मुझे ये है कि मुझसे ज्यादा तुमने कौडियों का वैल्यू मुझसे ज्यादा पत्थरों की है तुम्हारी नजर में। दुख है शिकारी किसे महलां ओले बैठ के तो चांदी दियां, दुख इस बात का है कि किसी शिकारी ने महल के ऊपर बैठ के मुझे चांदी की गोलियों से मारा है। तो ये उसका मेटाफर है। दुख नहीं कि तेरे ना खेड जिस्म दी खेडिया ना, दुख है कि नीहा कानू रेतां ते उसारियां, दुख नहीं कि राही पैरी लखां सूलां पुड़ गईयां, दुख है कि राहां ही निखुटियां बेचारियां। इस बात का दुख नहीं है कि जिस्म का खेल नहीं खेले, इस बात का दुख है कि हमने नींव ही रेत में रखी रिश्ते की। ठीक है, इस बात का दुख नहीं है कि रास्ते पर चलते चलते मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, इस बात का दुख है कि रास्ता ही गलत निकला। तो बड़ी प्यारी कविता है और मुझे संगीत बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यार, एक राउंड में भूल ही गई, ये देखो, ये आपके कुछ दोस्त हैं, अरे हमारे मतलब कुछ दोस्त हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ सवाल भेजे हैं। ठीक है, तो आप ही चूज करो, और ऊपर नाम भी लिखा है, आप जिसका भी चूज करोगे हम उसका एक सवाल करेंगे। मेरे ही दोस्त हैं? हमारे मतलब हमारे ही दोस्त हैं, हम सब जानते ही हैं। देख लो किसका आप उठा रहे हो। ये दो हैं। हाँ, ये कुछ लोगों ने आपके लिए सवाल भेजा है। किनका है? नवीन चौरे। ओके, ठीक है। हाँ, आपकी खुद की लिखी कोई ऐसी लाइन या स्टैंडा जिसे पढ़कर खुद को लगा कि ये मैंने लिखा है? बहुत बार होता है यार। अब जैसे रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही एक पंजाबी गजल हुई थी, उसमें एक शेर हुआ था कि इसमें इस्ते अमृत रखिया सी, दो पल विच जहरी हो गया है, इसमें इस्ते अमृत रखिया सी, दो पल विच जहरी हो गया है, कुछ साल नू शरबत हो जाना, बस यूं ही दुनिया चलती है। तो ये मैंने लिख तो दिया, बाद में जब मैंने पढ़ा कि इसमें इस पे अमृत रखा था, दो पल में वो जहरी हो गया है, अभी कुछ साल में ये शरबत हो जाएगा, और ऐसे ही दुनिया चलती है। तो क्या बात है कुछ लाइनें मतलब जो खुद लिख के लगता है। एक और चूज आप कर लो। हाँ, बस एक और टाइम। अगला हम लोग तो खुला बाउल रखेंगे। ठीक है, देखो किसका है? निंजा। निंजा का। ओके। हाँ। If you could go back in time and change one decision you have made, what would it be and why? What impact will it make in your current life? मुझे लगता है ये सवाल अगर आप आज से 2 साल 3 साल पुराने विक्रम को पूछते तो उसको रिग्रेट्स थे जीवन के। अब ये वाला विक्रम को लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। इतना अच्छा आपने जवाब दिया और मजा ही आ गया, और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा हो, है ना भैया? अब फिर से आओगे ना, और भी हम लोग बातें करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके।